ओके, तो इस सेशन के अंदर हम कवर करेंगे एक्सटेंशन मेथड्स इन सी शार्प। तो सबसे पहले एक्सटेंशन मेथड करते क्या है और ये कब हमारे पास या कौन से वर्जन के अंदर आए थे। तो दिस न्यू फीचर दैट हैज बीन एडेड इन सी शार्प 3.0, तो आपके पास 3.0 के अंदर ये आपका एक्सटेंशन मेथड्स का एक फीचर आया था। क्यों आया था? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर कोई ऑलरेडी क्लास है, कोई भी क्लास या कोई स्ट्रक्चर है, तो उस स्ट्रक्चर या उस क्लास के कुछ ना कुछ मेथड बिल्ट इन होते हैं। ऐसे ही होता है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर स्ट्रिंग मेथड है, स्ट्रिंग क्लास है, तो स्ट्रिंग क्लास के कुछ ऑलरेडी डिफाइंड मेथड होते हैं ना। इन जावा और इन सी शार्प एवरी बिल्ट इन क्लासेस हैव देयर ओन मेथड्स। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो 2015 के अंदर और यहां पे आके आप अगर फाइंड आउट करेंगे कि सिस्टम नेम स्पेस के अंदर जितने भी क्लासेस हैं उन क्लासेस के कौन कौन से मेथड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे आके लिखता हूं स्ट्रिंग क्लास, ये स्ट्रिंग क्लास है ना हमारे पास, देखिए सिस्टम नेम स्पेस के अंदर है। मैं राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन में जाता हूं और स्ट्रिंग के अंदर आप जाके देखेंगे इसके टोटल कितने मेथड है। शो हो रहा है नीचे आ रहा है, ये इसके मेथड है, शो हो रहा है रीड ओनली, ये सारे आपके मेथड है। क्लियर? अब फॉर एग्जाम्पल ये तो कुछ मेथड इसके हैं, लेकिन अगर मैं इसी क्लास के अंदर कुछ अपने मेथड इंक्लूड करना चाह रहा हूं, आ रहा है समझ? तो ऑलरेडी जो आपके क्लासेस के पास मेथड होते हैं उन्हीं बिल्ट इन मेथड्स, बिल्ट इन क्लासेस के अंदर अगर आप अपने कुछ मेथड एक्सटेंड करना चाह रहे हो तो आपके वो पॉसिबल है या नहीं है? सही है, तो वो पॉसिबल है और उसको पॉसिबल बनाने के लिए हमारे पास एक वे होता है इनहेरिटेंस। कौन सा? इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहां बताऊं, नीचे आ रहा है, ये देखें। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लास है यहां पे, सही है, उस क्लास के अंदर ऑलरेडी 10 मेथड है। ये बिल्ट इन क्लास है। कौन सी क्लास है? बिल्ट इन क्लास। इसके अंदर ऑलरेडी कितने मेथड है हमारे पास? 10 मेथड है। तो अगर मैं इसी क्लास के अंदर कुछ चेंजिंग करना चाह रहा हूं तो चेंजिंग तो तब करेंगे जब आपको इसका आपके पास सोर्स कोड अवेल होगा, है ना। तो जो बिल्ट इन क्लासेस होते हैं उनको हमें अगर फॉर एग्जांपल सोर्स कोड नहीं तो आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। अच्छा, ये भी हो सकता है कि हमें परमिशन ना हो इस क्लास के मेथड्स के अंदर कुछ और चीजें एनहेंस करने की। सही। अच्छा, तीसरा वे, अगर आप इसी या आप ऐसा समझ लें कि हमारे पास एक कोड भी है, सोर्स कोड है, हाँ, यानी कि ऑलरेडी जो बिल्ट इन क्लास है उस बिल्ट इन क्लास के अंदर कुछ मेथड है, लेकिन फिर अगर हम अपने मेथड उसी के अंदर एनहेंस करना चाह रहे हैं तो क्या वो पॉसिबल है? तो इनहेरिटेंस के थ्रू आप कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल एक पेरेंट क्लास होती है, उसके अंदर 10 मेथड है अपने, लेकिन मैं उसको एक्सटेंड करके उस जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर 5 और मेथड तो बना सकता हूं ना। शायद मेरे पास इसका सोर्स कोड ना हो, इसके अंदर मुझे परमिशन ना मिले इसके कोड के अंदर चेंजिंग करने की, तो मैं क्या करूंगा, इसी फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग क्लास है, ये कौन सी क्लास है? स्ट्रिंग क्लास है। तो इस स्ट्रिंग क्लास को मैं क्या कर दूंगा? एक्सटेंड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? एक्सटेंड कर दूंगा। चलो मैं पेरेंट में एडिटिंग नहीं कर सकता, लेकिन उस चाइल्ड में अपने मेथड तो डिफाइन कर सकता हूं। आ रहा है समझ? लेकिन इश्यू क्या आएगा? क्या ये पॉसिबल है कि आप एक्सटेंड करके मेथड तो हम दे सकते हैं, लेकिन तब जब हमारे पास स्ट्रक्चर ना हो और वो क्लास जो पेरेंट जिसको आप एक्सटेंड कर रहे हैं वो सीलिड क्लास ना हो। पढ़ा था ना, सीलिड क्लास को क्या हम इनहेरिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर पढ़ा है हमने, क्या स्ट्रक्चर को इनहेरिट कर सकते? नहीं कर सकते। तो कल को अगर किसी स्ट्रक्चर या किसी सीलिड क्लास के अंदर जाके आप एक्सटेंड मेथड लगाना चाह रहे हो, मेथड कुछ और एनहेंस करना चाह रहे हो, तो आप वो नहीं कर सकते बाय यूजिंग इनहेरिटेंस। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, यहां पे देख ले, देखें ऊपर आ जाए, यहां पे देखें
Inheritance is a mechanism using which we can extend the functionality of a class. हम extend कर सकते हैं ना functionality of class. हम किसी parent class को inherit करके उस सब चाइल्ड क्लास, यानी कि आप ऐसा समझ लो कि जो एक पेरेंट है एक चाइल्ड है, तो पेरेंट के अंदर 10 मेथड है, तो चाइल्ड के अंदर मैं फिर से 5 और मेथड ऐड कर सकता हूं. क्यों? क्योंकि पेरेंट के 10 मेथड के ऊपर तो चाइल्ड का पूरा पूरा हक है, उसको वो कॉल कर सकता है. ठीक है, और अपने भी 5 मेथड बना के वो कॉल कर सकता है. ऐसा ही है. लेकिन वी कैन नॉट अप्लाई इनहेरिटेंस ऑन अ सीलेड क्लासेस. क्या इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट सीलेड क्लास के ऊपर अप्लाई होता है? नहीं होता. उसके अलावा इफ द ओरिजिनल टाइप इज नॉट अ क्लास, इट इज अ स्ट्रक्चर, जिसको आप या जिस स्ट्रक्चर के अंदर आप मेथड एनहेंस करना चाह रहे हो. सही है. तो अगर वो स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर भी इनहेरिट नहीं होता, तो उसके अंदर कैसे मेथड आप जो है वो एक्सटेंड करेंगे या आप जो है उसके अंदर अपने मेथड डालेंगे? नहीं डाल सकते ना हम. क्यों? क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर इनहेरिट नहीं होता. सही है. अच्छा, सेकंड पॉइंट, वी कैन नॉट कॉल ऑल द मेथड बाय पेरेंट क्लास इंस्टेंस. अब आप लोगों ने पढ़ा है कि पेरेंट क्लास का क्या, ये देखें यहां पे इधर, कि पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सिर्फ यही 10 मेथड को एक्सेस कर सकता हूं मैं, है ना. क्या वो चाइल्ड के इस 5 मेथड को एक्सेस कर सकता है? नहीं कर सकता. तो जब भी आप पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो सिर्फ अपने ही मेथड कॉल करवाएगा, चाइल्ड के मेथड कॉल नहीं करवाएगा. लेकिन अगर आप चाइल्ड का इंस्टेंस बनाते हो तो फिर आप पेरेंट के मेथड भी यूज कर सकते हो और चाइल्ड के मेथड भी यूज कर सकते हो. आ रहा है समझ? ठीक है. तो आपका ये भी आपके पास क्या है, डिसएडवांटेज है. कौन सा? कि आप ऑलवेज चाइल्ड का इंस्टेंस बना के ही कॉल कर सकते हो, पेरेंट के इंस्टेंस से आप वो मेथड नहीं कॉल कर सकते जो आपने इंक्लूड करवाया है. सही हो गया. चलें सेकंड पॉइंट. अच्छा, उसके अलावा अच्छा ये था इनहेरिटेंस का वे. तो क्या ये हमारे लिए वैलिड वे है? नहीं ना, कि भाई सीलेड क्लास तो हमारा इनहेरिट नहीं होता, स्ट्रक्चर भी इनहेरिट नहीं होता. सही है. इवन हम पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल ही नहीं कर पा रहे, तो फायदा क्या हुआ ऐसे आपके उन मेथड्स का? जस्ट बिकॉज ऑफ दोज इश्यूज वी हैव एक्सटेंड्स मेथड्स. कौन से हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं? एक्सटेंशन मेथड्स. कौन से? एक्सटेंशन मेथड्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? आप किसी क्लास, किसी स्ट्रक्चर के अंदर अपने मेथड बना सकते हैं. कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, किसी सोर्स कोड की नीड नहीं, किसी परमिशन की नीड नहीं. सही है. और कॉल भी वो पेरेंट के ही ऑब्जेक्ट से होंगे, आपके चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं होंगे. कौन सा? मैं आपको बता रहा हूं कैसे होगा. वो एक्सटेंशन मेथड के थ्रू ही पॉसिबल है, इनहेरिटेंस के अंदर पॉसिबल नहीं है. सही. आपके जो भी क्वेश्चन है इंशाल्लाह आपके प्रैक्टिकल के अंदर कवर हो जाएंगे. सही है. तो अच्छा, इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ एडिंग न्यू मेथड्स इनटू एग्जिस्टिंग क्लास और स्ट्रक्चर आल्सो विदाउट मॉडिफाइंग द सोर्स कोड. क्योंकि अगर आप सोर्स कोड को मॉडिफाई करते हो, अब 1 साल पहले स्ट्रिंग का क्लास आ गया था, है ना, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर. सही है. और आपको पता है कि जब भी कोई क्लास बनता है उसके अंदर जितने भी मेथड होते हैं वो टेस्ट होते हैं. बनने के बाद विजुअल स्टूडियो, या आप ऐसा समझ लो कि सी शार्प के अंदर जो स्ट्रिंग के अंदर सी शार्प वालों ने 10 मेथड या 15-20 जो भी डाले, वो आफ्टर डिफाइनिंग मेथड दे हैव टू टेस्ट द मेथड्स. क्योंकि एसक्यूए की टीम होती है जो बैठ के टेस्टिंग करती है कि क्या वो मेथड काम सही भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एरर वगैरह निकाल लेते हैं उससे. क्या अब अगर मैं उसी सोर्स कोड के अंदर एडिटिंग करूंगा तो फिर से मुझे वो रीटेस्टिंग के लिए भेजना पड़ेगा. आ रहा है समझ? क्योंकि सोर्स कोड अगर नहीं मिलता तो फिर कोई अलग इशू है. सही. अगर सोर्स कोड मिल जाता है उसके अंदर आप चेंजिंग करते हो तो जाहिर है आपको फिर से कोड टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ेगा, तो वो वाला सीन भी नहीं होगा. आप ओरिजिनल सोर्स कोड के अंदर एडिटिंग किए बगैर आप अपने मेथड ऐड कर सकते हो. समझ में आ रहा है? आपका स्ट्रिंग क्लास के अंदर जो 10 मेथड है ना,
वो वही रहेंगे, उसका सोर्स कोड वही रहेगा, लेकिन हम अपना 5 जो या 10 मेथड अपने डालना चाह रहे हैं ना, वहां पे हम मर्जी से डाल सकते हैं विदाउट मॉडिफाइंग द कोड। आ रहा समझ कैसे? उसके बाद एंड इट इन दिस प्रोसेस वी डोंट नीड परमिशंस फ्रॉम द ओरिजिनल टाइप एंड ओरिजिनल टाइप डजंट रिक्वायर एनी रिकंपाइलेशन। समझ में आ रहा है कि आपने किसी परमिशन की आपको नीड नहीं है, और इसके अलावा आप सोर्स कोड के अंदर जो मॉडिफिकेशन करते हो उसके लिए फिर से किसी टेस्टिंग टीम को रिकंपाइलेशन करने की नीड नहीं है। समझ में आया? तो ये हैं एक्सटेंशन मेथड्स। अब ये बनते कैसे हैं, कॉल कैसे होते हैं, वी आर गोइंग टू परफॉर्म इट प्रैक्टिकली। यहां आते हैं। चले, मेरे पास एक क्लास है प्रोग्राम क्लास। कौन सी क्लास है? प्रोग्राम क्लास। मैं यहां पे आके 2 मेथड बना देता हूं सिंपल, पब्लिक void show। ठीक है, एक मेथड है मेरे पास, इसके अंदर console.writeLine, इसके अंदर लिख देते हैं कि वी हैव शो मेथड इन क्लास प्रोग्राम, राइट? यहां बस शो मेथड लिख दें, शो मेथड काफी है। ओके, एंड आई हैव टू क्रिएट एन अदर मेथड विद द नेम ऑफ show1। एक दूसरा मेथड बनाते हैं show1 के नाम से। किस नाम से? show1 के नाम से। सही है, इसका नाम भी show1 रख देते हैं। अब इनको कॉल करना है तो कैसे कॉल करते हैं? आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो हम प्रोग्राम obj इज इक्वल टू न्यू प्रोग्राम, राइट। अब इसी के ऑब्जेक्ट से हम कॉल कर लेंगे किसको? शो को भी और show1 को भी। सही हो गया। और उसके बाद हमें होल्ड स्क्रीन करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? console.readLine। सही हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है? इसको सिंपल एग्जीक्यूट कर देते हैं। सही है ना? ये फर्स्ट टाइम कंपाइल हो रहा है तो थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, दोनों मेथड कॉल हो गए, शो मेथड और show1 मेथड। अब ये आपके किसी प्रोग्राम मेथड के प्रोग्राम क्लास के अंदर 2 मेथड है, ऐसे ही है ना? लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई फॉर एग्जांपल बिल्ट इन क्लास ही हो तो उसके अंदर आप चेंजिंग कर सकते हैं। आप अपने किसी यूजर डिफाइंड क्लास के अंदर भी अपना मेथड ऐड कर सकते हैं कहीं और से। समझ में आ रहा है? लेकिन प्रोग्राम क्लास तो खुद प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? सी शार्प प्रोवाइड करती है ना। जब भी आप करते हो फर्स्ट प्रोग्राम बनाते हो तो प्रोग्राम खुद ही आ जाता है, ऐसा ही है ना? तो ये भी आपका ऐसा समझ लो कि हमारे पास ये कहां पड़ा है, राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन में जाएं, गो टू डेफिनेशन, नहीं जा रहा उसमें, चलें आपकी इसी नेम स्पेस से बिलोंग करता है जिससे। ओके, एक काम करते हैं यहां पे। अब मैं क्या करता हूं, इसी के अंदर एक दूसरा क्लास ऐड करता हूं। कैसे ऐड करेंगे? यू हैव टू गो इन दिस, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद क्या करेंगे? ऐड टू आइटम, क्योंकि मुझे दूसरा क्लास ऐड करना है इसके अंदर। आ रहा समझ? ऐड में जाएंगे, न्यू आइटम ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? न्यू आइटम। अब न्यू आइटम जब आप ऐड करते हो तो क्लास आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है और यहां पे इसकी एक्सटेंशन सी शार्प भी रहेगी। मैं इसका नाम रख देता हूं स्टेट क्लास, क्योंकि मैं जो बनाने वाला हूं वो स्टैटिक क्लास होगा। वो क्या होगा? स्टैटिक क्लास। क्यों? क्योंकि अगर आप एक्सटेंशन मेथड्स के साथ काम कर रहे हो देन यू कैन से आपका एक मैकेनिज्म था जो इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म था। किसका? इनहेरिटेंस का। और दूसरा मैकेनिज्म हमारे पास कौन सा है? एक्सटेंशन मेथड्स का। तो एक्सटेंशन मेथड्स के अंदर क्या होता है कि आपका कोई भी क्लास हो, आपका कोई भी स्ट्रक्चर हो, उसके अंदर अगर ऑलरेडी 10 मेथड है तो आप कोई अपने मेथड इसके अंदर बाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बाइंड। यहां पे आप बाइंड वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम एक्चुअली करने क्या वाले हैं, हम इनहेरिटेंस यूज नहीं कर रहे हैं। हम क्या यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं एक्सटेंशन मेथड्स, और एक्सटेंशन मेथड्स के थ्रू
हम किसी भी एक क्लास के सारे मेथड किसी और क्लास को हम बाइंड कर सकते हैं या इंक्लूड कर सकते हैं उसके अंदर। कैसे करेंगे? यू जस्ट हैव टू सी। अब आपने क्या करना पड़ता है कि जिस क्लास के मेथड आप बाइंड करने वाले हो यहां पे, वो सारे क्लास के मेंबर स्टैटिक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? स्टैटिक होने चाहिए। इवन वो क्लास भी स्टैटिक ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्टैटिक क्लास। क्या होनी चाहिए? स्टैटिक क्लास। आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल यहां पे आके क्या लिख देंगे? स्टैटिक। समझ में आया? तो क्लास स्टैटिक हो जाएगी। और क्लास अगर स्टैटिक है तो सारे मेंबर क्या बनाने पड़ेंगे? आपको स्टैटिक बनाने पड़ेंगे। आ रहा है समझ? और जो भी अगर स्टैटिक मेथड नहीं है तो वो आपका एक्सटेंशन मेथड नहीं बन सकता। आ रहा है समझ? तो स्टैटिक बनाना जरूरी है। अच्छा, मैं यहां पे आता हूं पब्लिक वाइड स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक वाइड, सॉरी स्टैटिक वाइड। वहां पे था शो और शो 1, मैं यहां पे बना देता हूं शो 2। समझ में आया? और इसके अंदर सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहां पे आके हम क्या लिख देंगे? वी जस्ट हैव टू राइट मेथड शो टू मेथड। आया समझ? अब मेरे पास शो टू मेथड है। कौन सा मेथड है? शो टू। ठीक है। अच्छा, ये आपका मेथड बन चुका, लेकिन हम इसको बाइंड कैसे करेंगे? तो बाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पे एक पैरामीटर देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वैसे कॉल करते हैं, पैरामीटर देते हैं, तो इंटीजर ए देता हूं, तो जब भी इस मेथड शो टू को कॉल करूंगा तो आपको क्या देना पड़ेगा? इसका पैरामीटर देना पड़ेगा, यानी वैल्यू देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? वैल्यू। इवन अगर मैं स्ट्रिंग एस देता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्ट्रिंग की वैल्यू देनी पड़ेगी जब भी मैं इस मेथड को कॉल करूंगा। लेकिन स्ट्रिंग क्लास है, स्ट्रिंग क्लास है ना, तो अगर मैं एक क्लास का रेफरेंस पास कर सकता हूं, यहां पे है ना, रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं ना स्ट्रिंग का एस, ऐसा ही है। तो यहां पे आके अगर मैं प्रोग्राम क्लास का यहां पे रेफरेंस पास कर दूं तो कर सकता हूं? कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग का एस जा सकता है तो ये भी जा सकता है। लेकिन यहां पे आपको क्या देना पड़ेगा? दिस। क्या देना पड़ेगा? दिस। क्यों देना पड़ेगा दिस का? वो आपका करंट ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहां पे, कि दिस जो होता है करंट ऑब्जेक्ट को कॉल करता है। आपने पढ़ा था ना करंट इंस्टेंस और करंट ऑब्जेक्ट, वो वाला सीन नहीं है यहां पे। क्या करेगा दिस? दिस आपका ऐसा पैरामीटर है, यानी कि आप दिस प्रोग्राम पी, ये क्यों लिख रहे हैं पता है? कि ये जो मेथड है, कौन सा? शो टू, दिस बताता है कि ये इस प्रोग्राम से हम या इस क्लास से हम क्या करने वाले हैं? बाइंड करने वाले हैं। समझ में आ रहा है कि ये जो पूरा मेथड है, इस पूरे मेथड को क्या करने वाले हैं? इसको बता रहे हैं कि दिस प्रोग्राम, यानी कि ये जो पूरा मेथड है ये बाइंड कर रहे हैं किसके साथ? प्रोग्राम क्लास के साथ। समझ में आ रहा है? यानी कि मैं क्या कर रहा हूं कि इस पूरे शो टू मेथड को यहां पे बाइंड कर रहा हूं किसके साथ? प्रोग्राम के अंदर। तो दिस कीवर्ड आपका यूज हो रहा है टू बाइंड द मेथड टू द पेरेंट वन। यहां पे अगर फॉर एग्जांपल मैं दिस कीवर्ड यहां पे लगा रहा हूं ना, अगर मेरे पास मेथड शो टू है, ऐसे शो टू मेथड है ना, तो यहां पे दिस कीवर्ड क्या बता रहा है कि ये दिस प्रोग्राम, इसका मकसद कुछ ऐसे है कि दिस, ये जो शो टू है ये हम बाइंड कर रहे हैं किसके साथ? इस क्लास के साथ, जिसका नाम क्या है? प्रोग्राम है। समझ में आया? तो हम क्या कर रहे हैं? बाइंड कर रहे हैं आपका शो टू मेथड। कौन सा? देखें भाई, हम आपका एक पैरामीटर है, जो आप पैरामीटर वैसे पास करते हो तो कॉल करने के बाद वैल्यू देते हो, सही है। लेकिन ये ऐसा पैरामीटर है जो आपका सिर्फ क्या करता है? बाइंडिंग के लिए यूज होता है। हाँ, प्रोग्राम इस क्लास में नहीं, वो ऑटोमेटिक आपको फाइंड आउट कर लेगा, क्योंकि हमने उसी नेम स्पेस के अंदर दोनों क्लास बनाए।
तो फिर आपको नेम स्पेस देनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। पहले नेम स्पेस के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, हाँ, जैसे इंपोर्टिंग करते हैं वैसे ही आपकी यहाँ पे यूजिंग सिस्टम, फिर आपको वो सारी चीजें देनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी और क्लास और नेम स्पेस से कर रहे हो तो यहाँ पे आपको वो नेम स्पेस इंक्लूड करवानी पड़ेगी यूजिंग लगा के, समझ में आ रहा है? तो ऐसे आपका वो क्लास भी इंक्लूड हो जाएगा, सही है। जैसे हम करते हैं ना, हमारे पास कोई भी आप क्लास यूज करते हो तो आप उसको क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो, सही है, जैसे ऑलरेडी इंक्लूडेड है चीजें। जी, दिस देना जरूरी है, क्यों? विदाउट दिस के आपका ये बाइंड ही नहीं होगा। आ रहा है समझ? मैं दिस हटा के भी समझाता हूं क्या हो रहा है। अच्छा, ये हो गया, मेरे पास एक क्लास है स्टैटिक क्लास, जिसके अंदर ये आपका क्लास, हमने एक मेथड बनाया, इसको बाइंड कर लिया किसके साथ, प्रोग्राम के अंदर। अब मैं तीसरा एक क्लास बनाता हूं जिसके थ्रू हम कॉल करते हैं प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट, किसका, प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने स्टैटिक क्लास के थ्रू बाइंडिंग करवाया एक मेथड, किसको, प्रोग्राम क्लास को। अब मैं तीसरा क्लास बना के उसके थ्रू ये जो है ना चीजें कॉल कर लूंगा। आ रहा है समझ? मैं यहां पे आऊंगा, एड न्यू आइटम, कौन सा आइटम, मुझे क्लास चाहिए, मैं यहां पे इसको कर देता हूं एग्जीक्यूट एग्जीक्यूशन डेमो। इसका नाम क्या रखा हमने, एग्जीक्यूशन डेमो, सही है। अच्छा, सिंपल एक काम करते हैं, यहां पे आके बस आपको मेन मेथड बना देना है, स्टैटिक void main, सही है। और यहां पे आके किसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, प्रोग्राम p इज इक्वल टू न्यू प्रोग्राम। देखें ये आपकी पूरी नेम स्पेस भी इंक्लूड कर रहा है, लेकिन हमें अभी नीड नहीं है इसकी, क्योंकि हम उसी नेम स्पेस के अंदर है, सही। ओके, अब हमारे पास क्या है, p डॉट, तो कौन सा मेथड है, देखो 3 मेथड आ रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर आपने कितने मेथड बनाया है, एक शो 1, आ रहा है समझ। लेकिन एक तीसरा मेथड है जो स्टैटिक क्लास के अंदर पड़ा है, स्टेट क्लास के अंदर है ना, उसको हमने यहां पे क्या किया हुआ है, इसको बाइंड किया हुआ है, किसके साथ, इस प्रोग्राम क्लास के साथ। तो अगर आप इस तीसरे क्लास के अंदर क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो ऑब्जेक्ट बना के, तो आपको यहां पे ये 3 मेथड शो कर रहा है, एक शो जो इसका अपना है, एक शो 1 वो भी इसका अपना है, एक तीसरा मेथड है आपके पास, कौन सा है, अच्छा देखें यहां पे, अगर मैं शो 2 को देखें आप, तो उसका आपको क्या बता रहा है राइट में, एक्सटेंशन void program डॉट शो 2, आ रहा समझ। और इसका एरो नीचे शो हो रहा है, इसका मकसद ये है कि आपका ये एक्सटेंडेड मेथड है, इस क्लास का अपना नहीं है, ये कहीं और से बाइंड किया गया है या बाउंड किया गया है, समझ में आ रहा है। तो जो अपने मेथड है वो बता रहा है कि आपका void जो मेथड है शो, वो void रिटर्न टाइप का है और प्रोग्राम से बिलोंग करता है। शो 1 का भी यही बता रहा है कि void रिटर्न करता है और ये प्रोग्राम से ही आपका रिलेट करता है, लेकिन ये कह रहा है कि ये भी प्रोग्राम से रिलेट करता है, लेकिन ये एक्सटेंशन मेथड है, नजर आ रहा है, एक्सटेंशन लिखा हुआ है, सही है। तो ये आपका एक्सटेंशन मेथड है जो आप कॉल कर रहे हो। चलें अब पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं। मैं तीनों मेथड्स को कॉल कर देता हूं, p डॉट शो 1, 2 मेथड इसके अपने, एक मेथड जो हमने एक्सटेंड करवाया। लेकिन आपको जब भी इसको एग्जीक्यूट करना है, आपको पता है पूरे प्रोग्राम के अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर एक आपका क्लास या एक जो आपका सोर्स कोड है, सिर्फ उसी के अंदर मेन मेथड होना चाहिए। अगर मल्टीपल मेन मेथड है, मेरे पास 2 आपके अलग अलग से फाइल है ना, तो एक के अंदर भी मेन मेथड है, दूसरे के अंदर भी मेन मेथड है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको चूज करना पड़ेगा कि उन दोनों में से चलाना कौन सा है। ऐसे होता है ना, देखिए यहाँ हाँ वहीं पे भी कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, सही है, ताकि आपको ये ना लगे कि हम वहीं पे कॉल कर रहे हैं तो एग्जीक्यूट हो रहा है, सही। तो मैंने क्या किया, प्रोग्राम क्लास एक अलग से बनाया, स्टैटिक क्लास अलग से बनाया, प्रोग्राम के 2 मेथड थे, स्टैटिक के अंदर एक तीसरा मेथड बना के उसके अंदर बाइंड किया, और अब एक तीसरा क्लास बना के उसके अंदर कॉल कर रहा हूं वो मेथड्स। आ रहा है समझ? अब क्या करना पड़ेगा, इसको प्रॉपर्टीज में जाके डबल क्लिक करें और यहां से आपको स्टार्ट अप प्रोग्राम सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहां पे देखें स्टार्ट अप ऑब्जेक्ट आ रहा है,
तो यहां से आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा मेथड कौन सा क्लास आपको एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि दो के अंदर मेन मेथड है ना, जो भी मेन मेथड वाले क्लासेस या सोर्स कोड होंगे ना वो यहां पे आ जाएंगे। ये बोला है कि एक मेथड्स डेमो प्रोजेक्ट के अंदर जो एग्जीक्यूशन डेमो क्लास है उसके अंदर भी मेन मेथड है और प्रोग्राम क्लास के अंदर भी मेन मेथड है। तो किसको चलाना है? मैं इसको बोल रहा हूं कि एग्जीक्यूशन डेमो को चलाना है। आ रहा है समझ? और उसके बाद यहां से आके हम F5 लगा देंगे तो एग्जीक्यूशन डेमो को ये एग्जीक्यूट कर देगा और यहां पे आपको आउटपुट दिखा देगा। अच्छा, हमने console.readline नहीं दिया तो ये इस वजह से स्क्रीन होल्ड नहीं कर रहा। रीड लाइन एग्जीक्यूट करते हैं, देखें तीनों मेथड कॉल हो रहे हैं। किसके ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो रहा है? प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट के थ्रू। चले अब आपके जो कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर करते हैं कि ये कॉल जो हो रहा है ये सारी चीजें क्यों आ रही हैं। देखें यहां पे देखें, एक्सटेंशन मेथड्स आर डिफाइंड एज अ स्टैटिक बट वंस दे आर बाउंड विथ एनी क्लास और स्ट्रक्चर दे टर्न इनटू नॉन स्टैटिक। बाय दैट रीजन वी कॉल दोज मेथड्स यूजिंग इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। आपका जो क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास स्टैटिक मेथड है, अगर हमारे पास क्या है, क्योंकि आपने स्टैटिक क्लास के अंदर ये मेथड स्टैटिक बनाया है जिसको आपने बाउंड किया है वहां पे या बाइंड किया है, तो इसको तो आपको इस क्लास के नाम के थ्रू कॉल करना चाहिए, है ना। लेकिन आपका यही स्टैटिक मेथड जब बाइंड होता है ना तो बाइंड होने के बाद ये टर्न हो जाता है नॉन स्टैटिक मेथड में। आ रहा है समझ? अभी ये स्टैटिक है लेकिन जब बाइंड कर देते हैं ना तो फिर ये नॉन स्टैटिक बन जाता है। क्या बन जाता है? नॉन स्टैटिक। इसीलिए जब आप इसको कॉल कर रहे हैं प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट के थ्रू तो तब आपको ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ रहा है, वरना ये तो डायरेक्ट कॉल हो रहा है ना। लेकिन हमने किसके थ्रू कॉल किया? ऑब्जेक्ट बना के कॉल किया। सी शार्प के अंदर स्टैटिक मेंबर जितने भी होते हैं क्लास नाम के थ्रू ही कॉल होते हैं, ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं होते। लेकिन यहां से आप उसी शो टू स्टैटिक मेथड को यहां पे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हो, तो बाइंड होने के बाद वो मेथड स्टैटिक से किस में कन्वर्ट हो जाता है? नॉन स्टैटिक में। जी कोई क्वेश्चन? सर अगर वो जिससे हम बाइंड कर रहे हैं, जैसे कि आपने प्रोग्राम से बाइंड करा, अगर वो स्टैटिक हो, क्या मकसद है स्टैटिक को? सर जैसे कि आपने स्टैटिक को सर आपने प्रोग्राम से बाइंड करा, सर अगर जैसे कि हम दूसरी क्लास है स्टैटिक क्लास अगर उससे बाइंड करें, स्टैटिक क्लास के साथ बाइंडिंग कर रहे हो, स्टैटिक को स्टैटिक के साथ बाइंड तो पॉसिबल है, हो सकती है इसकी। ओके अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है? इफ एन एक्सटेंशन मेथड इज डिफाइंड विद द सेम नेम and signature of an existing method in the class, then extension method will not be called and the preference always go to original method। अब इसका मकसद क्या है? यहां पे देखें, अब मेरे पास प्रोग्राम क्लास जो ओरिजिनल क्लास है ना, जिसके अंदर दो मेथड है, एक शो है एक शो वन है। अब अगर मैं जो एक्सटेंशन मेथड दे रहा हूं उसको, कौन सा मेथड? एक्सटेंशन मेथड जो इसको दे रहा हूं उसकी भी सिग्नेचर और उसका नाम सेम हो तो क्या होगा? देखो ऑलरेडी दो मेथड है उसके पास, शो और शो वन, सही है। लेकिन मैं यहां पे जो बना रहा हूं उसका नाम भी शो वन ही रखता हूं, सिग्नेचर भी वही देता हूं। तो जब आप कॉल करेंगे तो कौन सा मेथड कॉल होगा? आपके जो फॉर एग्जाम्पल एक पेरेंट क्लास है एक चाइल्ड क्लास है, पेरेंट के अंदर आपने जो भी मेथड बनाया उसी नाम उसी सिग्नेचर से आपने चाइल्ड के अंदर एक दूसरा मेथड बना दिया, ऐसे ही है ना। तो कौन सा कॉल होता है? देखें भाई यहां पे कुछ अलग सीन है, क्योंकि हम कर रहे हैं बाइंडिंग। क्या कर रहे हैं? बाइंडिंग। इनहेरिटेंस नहीं हो रही है, क्या हो रही है? बाइंडिंग हो रही है, मेथड बाइंडिंग हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं कि आपने अगर फॉर एग्जाम्पल ये क्लास है जिसके अंदर दो मेथड है शो और शो वन, लेकिन इसी क्लास के साथ जो मैं तीसरा मेथड बाइंड करने वाला हूं उसकी भी सिग्नेचर वही हो, यानी कि उसका नाम भी शो वन हो और उसकी सिग्नेचर भी वही हो, यानी कि रिटर्न टाइप और सारी चीजें वही हो। तो अब जब आप कॉल करेंगे इसके ऑब्जेक्ट को तो अब देखें यहां पे क्या एरर आ रहा है? ये डज नॉट एक्सटेंड। चले एक मिनट, क्योंकि वहां पे हमने उसको शो वन कर दिया ना, नाम चेंज हो गया ना, तो वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन आपका शो वन इस प्रोग्राम के अंदर अपना भी है
और जो हमने बाइंड किया है वो भी है, तो कॉल कौन सा होगा? जो इसका अपना है, जो आपने बाइंड किया उसको ये कॉल नहीं करेगा। देखिए शो वन को कॉल कर लिया ना, समझ में आ रहा है? शो वन को कॉल किया यानी कि इसने अपने मेथड को कॉल किया। अगर उसको कॉल करता तो आपकी उसकी कमेंट क्या आती? शो टू मेथड था। समझ में आ रहा है? तो अगर आपके अपना जो ओरिजिनल टाइप है उसके अंदर आपके पास एक मेथड है और उसी सिग्नेचर से आप जो बाइंड कर रहे हैं दूसरा भी मेथड है, तो ये अपने मेथड को कॉल करेगा, जो आप बाइंड कर रहे हैं उसको कॉल नहीं करेगा। किसकी ओवरराइडिंग यहां पे नहीं होगी? ओवरराइडिंग यहां पे नहीं होगी। अगर ओवरराइडिंग होती है, हाँ ओवरराइडिंग तो हो रही है, लेकिन पॉइंट क्या है कि कॉलिंग नहीं हो रही, तो फायदा क्या हुआ? फजूल कोड होगा हमारा, है ना? ओवरराइडिंग चले हो रही है, लेकिन द थिंग व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई वो ओवरराइडिंग किसी काम की नहीं है, वो अपने ही मेथड कॉल करेगा। जो आप बाइंड कर रहे हैं वो किसी काम की नहीं है। सही है? अब उसके बाद द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ एन एक्सटेंशन मेथड शुड बी द नेम ऑफ द टाइप टू विच दैट मेथड हैज टू बी बाउंड विथ एंड दिस पैरामीटर इज नॉट टेकन इन कंसिडरेशन व्हाइल कॉलिंग द एक्सटेंशन मेथड। इसका कॉन्सेप्ट ये है कुछ, ये देखें कि भाई देखें यहां पे अगर आपने इंटीजर ए दिया तो जब आप कॉल करते हैं तो इंटीजर ए की वैल्यू भी तो देते हैं ना कॉलिंग टाइम पे। लेकिन जब आपने एक पैरामीटर पास किया था दिस प्रोग्राम पी, तो आपने जब कॉल किया तो इसका तो आपने कुछ दिया ही नहीं। जब आप शो टू को यहां पे कॉल कर रहे थे, शो टू को यहां पे कॉल कर रहे थे, तो यहां पे आपने इसकी कोई वैल्यू दी नहीं दी, जबकि उसका पैरामीटर है। सही है? तो आप ऐसा समझ लें कि इस पैरामीटर की कंसिडरेशन आप नहीं करते व्हेन यू आर गोइंग टू प्रोवाइड अ वैल्यू। आ रहा समझ? और यहां पे यही पॉइंट लिखी हुई है, देखें द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ एन एक्सटेंशन मेथड शुड बी द नेम ऑफ टाइप टू विच दैट मेथड हैज टू बी बाउंड। कि आप मेथड के अंदर जो पहला पैरामीटर देते हैं, ये वाला, ये पैरामीटर आप सिर्फ किस लिए देते हैं? मेथड बाइंडिंग के लिए। किसके लिए देते हैं? मेथड बाइंडिंग के लिए। लेकिन जब आप एंड दिस पैरामीटर इज नॉट टेकन इन कंसीडरेशन व्हाइल कॉलिंग द एक्सटेंशन मेथड, कि जब आप इसको कॉल करेंगे तो फिर इसकी वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। आ रहा समझ? कि आपका ये सिर्फ पैरामीटर किस लिए है? सिर्फ पैरामीटर है बाइंडिंग के लिए, वो वैल्यू के लिए नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम इसके अलावा पैरामीटर दे सकते हैं उस मेथड के अंदर? आ रहा समझ? देन वी कैन प्रोवाइड। क्यों नहीं? यहां पे आते हैं, देखें कि अगर आपको एक पैरामीटर देना है ना, तो कॉमा लगा के आप पास कर सकते हैं, इंटीजर है। इससे ये होगा कि इसको कंसीडर नहीं करेगा, लेकिन आपके इस पैरामीटर को कंसीडर करेगा। तो जब आप इसको कॉल करेंगे, यहां पे देखें, अब आपको एरर दे रहा होगा कि इसके अंदर इंटीजर ए यानी कि इंटीजर की एक वैल्यू देनी है, तो मैं यहां पे आके क्या दे दूंगा? 12। समझ में आ रहा है? तो हम पैरामीटर भी दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पैरामीटर ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज आपका जो भी ओरिजिनल टाइप जिसके साथ आप बाइंडिंग करने वाले हो, उस क्लास या उस स्ट्रक्चर का आपको यहां पे रेफरेंस पास करना पड़ेगा। आ रहा है समझ? अदरवाइज आपका ये मेथड बाइंड नहीं होगा। आप चाहें तो जितने भी पैरामीटर देने आप दे दें, सही है, लेकिन सारे पैरामीटर्स की वैल्यू देनी है सिवाय इस फर्स्ट पैरामीटर के। क्लियर हुआ? चले मैं यहां पे आता हूं और इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, थोड़ी क्लियर हो जाएगा। An extension method should have one and only one binding parameter. सही? It should be in the first place in the parameter list. सबसे पहला पैरामीटर जो होगा वो यही होगा, ये याद रहे। आप पहले इंटीजर नहीं दे सकते। सही है? तो जो भी आप मेथड बाइंडिंग करवाने वाले हो उसका पहला पैरामीटर आपके पास यही होगा। उसके बाद जितने भी पैरामीटर देने हैं वो फॉर्मल पैरामीटर होते हैं, आप दे सकते हैं। सही? लेकिन जब आप वैल्यू देंगे तो क्या करना पड़ेगा? इफ एन एक्सटेंशन मेथड इज डिफाइंड विथ n parameters,
then while calling it there will be n minus 1 parameter only because the binding parameter is not excluded. इसका मकसद ये है कि अगर आपने यहां पे 10 पैरामीटर दे दिए, कितने 10 पैरामीटर, तो आपको जब कॉल करना होगा ना इस मेथड को तो आप 9 वैल्यू देंगे. कितनी देंगे 9 वैल्यू, क्योंकि ये वाला आपका जो 10वां पैरामीटर है इसकी वैल्यू हम नहीं देते. समझ में आया? तो वो यही कह रहा है कि n पैरामीटर, आप नंबर ऑफ पैरामीटर जितने भी दे रहे हो उसमें से -1 यानी कि एक पैरामीटर की वैल्यू देने की जरूरत नहीं है. आ रहा है समझ? और वो ये आपका पैरामीटर है जो आप यहां पे दे रहे हो बाइंडिंग पर्पस के लिए. आ रहा है समझ? उसके बाद यहां पे आते हैं. अच्छा, अब ये तो था हमारे पास के शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सटेंशन मेथड कैसे इंक्लूड होते हैं टू एन अदर क्लास. लेकिन अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की. चलें, दिस कीवर्ड अगर आप हटाते हैं तो आपको ये एरर दे देगा. यहां पे देखें, अब मैं यहां पे हटा चुका हूं इसका दिस कीवर्ड. यहां आते हैं और वी हैव दिस वन. अच्छा, इसके पैरामीटर भी एक ही रहने देते हैं क्योंकि हमने वहां पे यहां तो वैल्यू 2 देनी पड़ेंगी. सही है? चले यहां आते हैं. तो यहां पे देखें आपके पास क्या दे रहा है, एरर दे रहा है. प्रोग्राम डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन फॉर शो टू. समझ में आया? क्योंकि आपकी बाइंडिंग विदाउट दिस कीवर्ड के पॉसिबल ही नहीं है. यू हैव टू प्रोग्राम दिस कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नाम, अगर आप क्लास के साथ कर रहे हो बाइंडिंग, अगर आप स्ट्रक्चर के साथ कर रहे हो तो आप स्ट्रक्चर के नाम का रेफरेंस देते हैं. सही है? अब फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूं, यहां पे आता हूं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे दिस कीवर्ड जरूर देना है. नहीं, वो मैंने यही कहा था ना, दिस कीवर्ड वो करंट ऑब्जेक्ट को कॉल करता है, वो कुछ और कॉन्सेप्ट है. लेकिन यहां पे हम दिस कीवर्ड एन पैरामीटर दे रहे हैं. कहां पे दे रहे हैं? पैरामीटर. सी शार्प में भी वो कॉन्सेप्ट है कि अगर आप पब्लिक मेंबर को मेथड के अंदर कॉल करना चाह रहे हैं, वो क्यों देते हैं दिस कीवर्ड? जब आपके पास मेथड के पैरामीटर के नाम सेम हो और जो आपके ग्लोबल वेरिएबल उनके नाम सेम हो, तो फिर हम करंट ऑब्जेक्ट के लिए दिस कीवर्ड को कॉल करते हैं. सही है? अगर आप ये यहां पे दिस कीवर्ड लगा रहे हो तो यहां पे हम पैरामीटर के अंदर दे रहे हैं, किसी मेथड की बॉडी के अंदर नहीं है. तो पैरामीटर के अंदर अगर आप दिस कीवर्ड दे रहे हो इन सी शार्प, तो ये मेथड बाइंडिंग के लिए यूज होता है. किसके लिए यूज होता है? मेथड बाइंडिंग के लिए. सही हो गया? दिस के बाद आप बताते हो कि किसके साथ ये वाला मेथड आप बाइंड करने वाले हो. तो हम करने वाले हैं प्रोग्राम क्लास के साथ, और उसका रेफरेंस वेरिएबल यहां पे बनाना पड़ेगा. क्या मैं यही कह रहा हूं कि ये सिर्फ क्या है, एक ऐसा पैरामीटर है जो सिर्फ बाइंडिंग के लिए यूज होता है, इसका यूज नहीं होता. वहां पे जाके वैल्यू देने की जरूरत नहीं है. अगर आप कोई और पैरामीटर देते हो ना, इंटीजर है, स्ट्रिंग एस है ना, लॉन्ग डी, जो भी आप दे रहे हो, डबल दे रहे हो, फ्लोट दे रहे हो, तो उसकी वैल्यू देते हैं. लेकिन ये वाला पैरामीटर सिर्फ मेथड बाइंडिंग के लिए. समझ में आया? चले, अब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्ट्रक्चर के साथ क्या करने वाले हो, मेथड बाइंडिंग करने वाले हो, तो हम क्या करेंगे, मेरे पास एक एग्जांपल है, नीचे हम देख लेते हैं. यहां पे देखें. अच्छा, यहां पे देखें, आपको क्या करना पड़ेगा. एक अच्छा, पहले मैं इसका समझा देता हूं क्या करने वाले हैं. अब मैं प्रोग्राम के अंदर यहां पे जब आप कॉल कर रहे हैं इसको मेन मेथड के अंदर, यहां पे अब मेरे पास फॉर एग्जांपल एक इंटीजर a है. सही है? इस इंटीजर a के अंदर आप जो भी वैल्यू दे रहे हो, कुछ भी. अब इंटीजर क्या है? स्ट्रक्चर है ना. आपको मैं पहले बता चुका हूं जब प्रिमिटिव डेटा टाइप और रेफरेंस का कॉन्सेप्ट आया था. राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन में जाएं, तो स्ट्रक्चर आपके इसी स्ट्रक्चर के अंदर जो आपका स्ट्रक्चर आया इंटीजर 32 है, इसके अंदर जो भी आपके मेथड है यहां पे शो हो रहे होंगे, है ना. लेकिन अगर मैं इसके मेथड देखना चाहूं, यहां पे आते हैं प्रोग्राम के अंदर a डॉट, तो देखें ये कुछ मेथड आ रहा है, नीचे आ रहा है मेथड. आपके पास एक मेथड आ रहा है कंपेयर टू, इक्वल्स टू, गेट हैश कोड, गेट टाइप कोड टू स्ट्रिंग. यही मेथड है. उसके अलावा कोई मेथड है नहीं. तो इनको छोड़ के हम कोई और मेथड इसी इंटीजर के स्ट्रक्चर के अंदर ऐड कर सकते हैं ना. तो क्या करेंगे, यहीं पे आते हैं स्टैटिक क्लास के अंदर, यहां पे आके एक मेथड ऐड करवाएंगे, पब्लिक स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक ही बनाना है आपको,
मैं दे देता हूं लॉन्ग, लॉन्ग के बाद इसका नाम रख देते हैं फैक्टोरियल। क्या बना रहे हैं हम? फैक्टोरियल का मेथड। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टोरियल मालूम करने के लिए आप क्या करते हो, अब बार बार क्या कर रहे थे, फॉर एग्जांपल 10 का फैक्टोरियल निकालना है तो 10 के पीछे जितने भी 1 तक डिजिट है उनके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर फैक्टोरियल आता है ना। 10 को मल्टीप्लाई करो 9 के साथ, 9 को 8 के साथ, 8 को 7 के साथ, है ना। या अगर आपको 4 का फैक्टोरियल चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 by 1, है ना। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल यहां पे एक पैरामीटर भी पास कर देते हैं, लेकिन आपको क्या बताना पड़ेगा, दिस इंटीजर 32, इंटीजर 32। उसके बाद में यहां पे इस वेरिएबल का नाम रख देता हूं b, रख देते हैं, क्या रख देते हैं नाम, b। अब आपके पास हम क्या करने वाले हैं, हम यहां पे बताएंगे कि इफ b इज इक्वल टू 1 तो ये क्या रिटर्न कर दे, ये 1 रिटर्न कर दे, क्योंकि 1 की मल्टीप्लीकेशन कर लो वही आंसर आने वाला है ना। उसके बाद फिर से इफ लगाएंगे, इफ आपके पास क्या है, b इज इक्वल टू 2 तो भी ये क्या रिटर्न करे, 2 ही रिटर्न करे। ओके, लेकिन जब आपके पास 1 भी नहीं है, यानी कि 1 का फैक्टोरियल भी मालूम नहीं करना, 2 का भी नहीं करना, क्योंकि आपको पता है 2 का फैक्टोरियल 2 ही आएगा, 1 का फैक्टोरियल 1 ही आएगा। लेकिन अगर 2 से ज्यादा कुछ नंबर है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं आपके रिमेनिंग नंबर से। अगर 5 का फैक्टोरियल मालूम करना है तो हम क्या करते हैं, 4 के साथ, 3 के साथ, 2 के साथ, 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सही, मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया था रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन के अंदर जो फंक्शन होता है उसको रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो अपने ही फंक्शन के अंदर कॉल हो रहा। ये देखें फैक्टोरियल फंक्शन है ना, मैं इसी फैक्टोरियल के फंक्शन को इसी फैक्टोरियल के अंदर कॉल करूंगा। समझ में आ रहा है? फैक्टोरियल मेथड कुछ ऐसे काम करते हैं, ये देखें मैं आपको इमेज दिखा देता हूं फैक्टोरियल की, ऐसे कुछ कॉल होते हैं रिकर्सिव मेथड्स। इमेजेस दिखा देता हूं मैं, रिकर्सिव इमेजेस नहीं देखी आप लोगों ने, तो देखें ये हमारे पास इमेज है। ये इमेज आपको क्या बता रही है कि एक इमेज आपको किसी एक और इमेज के अंदर नजर आ रही है ना। यानी इमेज के अंदर इमेज, इमेज के अंदर इमेज, वैसे ही आप इस, अच्छा वही इमेज है जो उसके अंदर है, डिफरेंट नहीं है ना। उसी इमेज की आपके पास वो कॉलिंग हो रही है इसके अंदर एज इट इज। जब आप यहां पे आते हो, रिकर्सिव फंक्शंस का कॉन्सेप्ट कहते हो, उसका मकसद ये है कि जो फैक्टोरियल मेथड है इसी मेथड को इसी के अंदर कॉल करना। तो मैं अगर यहां पे आके कहता हूं कि इफ x, या आप ऐसा समझ लें, अच्छा एल्स दे देते हैं, इफ ये हो गया ना, अगर सपोज 1 का भी फैक्टोरियल मालूम नहीं करना, 2 का भी नहीं करना, तो एल्स में जाके क्या करो, एल्स में जाके रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो, खुद भी इसको मल्टीप्लाई कर दो फैक्टोरियल के साथ। किसके साथ? फैक्टोरियल जो आपका मेथड है। लेकिन उस फैक्टोरियल के अंदर आपके पास क्या है, जो आपकी b है उसमें से -1 कर देना। मैं आपको समझा रहा हूं क्या होने वाला है। ये कुछ ऐसा सीन है कि अगर 1 का फैक्टोरियल मालूम करना है तो आपको ये रिटर्न कर देगा 1, अगर 2 का फैक्टोरियल मालूम करना है तो ये क्या रिटर्न कर देगा 2। अगर आपको 2 से ज्यादा किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो ये क्या करेगा, कॉल कर लेगा इसी फैक्टोरियल के मेथड को। सही, कॉलिंग टाइम पे इसको जो भी वैल्यू मिलती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉलिंग टाइम पे इसी मेथड को यहां पे, फॉर एग्जांपल ये जो फैक्टोरियल का मेथड है इसको मैं 5 पास कर देता हूं। क्या पास कर देता हूं? 5, यानी कि 5 का फैक्टोरियल मालूम करके दे दो मुझे, है ना। तो अगर ये 5 का फैक्टोरियल मालूम करके मुझे देता है तो ये क्या करेगा, यहां पे आएगा और आपके इसी 5 को, यानी कि ऐसे कुछ सीन होगा, देखें यहां पे स्लाइड्स, ये देखें आपका ये मेथड था जो हमने लिखा, और उसके बाद आप क्या करेंगे, कुछ ऐसे होगा कि b के पास पहले वैल्यू क्या आएगी 5 को मल्टीप्लाई कर दो जो फैक्टोरियल का मेथड है
और उसके अंदर b माइनस 1 यानी कि 4 हो गए, 5 से आपने माइनस कर दिया 1, तो कितने बचे 4 मल्टीप्लाई बाय 5 होंगे, लेकिन ये रिकर्सिव है ना, तो ये 4 को यहीं रखेगा अपने पास और उसके बाद फिर से फैक्टोरियल के मेथड को कॉल करता रहेगा। सही है, क्योंकि हर बार ये हो रहा है। यहां पे फर्स्ट जाके b की वैल्यू चेक करेगा, अगर 1 है तो 1 रिटर्न कर दो, लेकिन b की वैल्यू क्या है 5 है ना, तो ये भी फॉल्स हो जाएगी, ये भी फॉल्स हो जाएगी, क्या चलेगा एल्स चलेगा, क्या चलेगा एल्स। तो यहां पे b की वैल्यू क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, सही है 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल मेथड के अंदर जो b माइनस 1 है, b माइनस यानी कि 5 माइनस 1 कितने हो गए 4। तो पहले आपका यही होगा कि 5 को मल्टीप्लाई कर देगा जो फैक्टोरियल का रिटर्न टाइप होगा जो भी, उसके बाद 4 यहां पे आ जाएगा, फिर उसमें से माइनस होगा 3 होगा, क्योंकि जब 4 हो रहा है तो फिर से जाके आपको चेक कर रहा है, रिकर्सिव फंक्शन है ना, बार बार कॉल हो रहा है उसी के अंदर। सही है, तो जब इसकी वैल्यू 4 थी तो फिर भी चेक कर रहा है कि क्या b की वैल्यू 1 है, नहीं, 2 है, नहीं, फिर 4 है, तो यहां पे आएगा b की वैल्यू, फिर यहां पे इंक्लूड कर देगा और आपकी यहां पे ऐसे 5 मल्टीप्लाई 4 3 फिर 2, जब वो आपका रिटर्न कर रहा है 2, जब b की वैल्यू 2 हो जाती है तो यहां पे रिटर्न कर देता है 2 और ये नीचे नहीं जा रहा। फिर इस मेथड का जो फाइनल आउटपुट है यहां तक आएगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई करके आपको दे देगा। 5 इंटू 4 कितने हो गए 20 इंटू 30 कितने हो गए 60 इंटू 2 120। आ रहा है समझ? तो आपका यही मेथड क्या रिटर्न करेगा 120। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, यहां पे आ जाए, आपको जो भी मेथड है, जो भी आपने वेरिएबल बनाया है, अब अच्छा यहां पे आ जाए। अब इसको जब आप कॉल कर रहे हैं, जब इसको क्या कर रहे हैं कॉल कर रहे हैं, यहां पे कॉल कर रहे थे ना, मैं इंटीजर a बना देता हूं या i बना दे इज इक्वल टू 5, सही है। अब मैं इसको यहां पे कॉल करूंगा, प्रोग्राम से जाके ये चीजें हटा देते हैं हम, सही है, और वी हैव टू कॉल। अच्छा यहां पे अब देखें, अब i डॉट, पहले हमारे पास क्या फैक्टोरियल का मेथड था, नहीं था ना, अब आ रहा है, और लिखा भी हुआ एक्सटेंशन मेथड है, किसका, इसी इंटीजर के स्ट्रक्चर का, यानी कि इंटीजर स्ट्रक्चर है ना हमारे पास, तो इसी स्ट्रक्चर के अंदर इसने एक एक्सटेंशन मेथड ऐड कर लिया। क्योंकि भाई देखो आपका फैक्टोरियल का मेथड तो नहीं है ना हमारे पास इंटीजर के स्ट्रक्चर के अंदर, बार बार आप वो यूजर डिफाइन बनाते हो फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए, तो अभी हमने क्या किया, एक फैक्टोरियल का मेथड खुद बना दिया, सही। जब भी नीड पड़े अपने मेथड को कॉल कर लो, सही है, कोई रिकम्पाइलेशन नहीं, कोई आपका इनहेरिटेंस की नीड नहीं, कोई सीलेक्ट क्लास हो या सारी चीजें हो, फिर भी आपकी एक्सटेंशन मेथड इंक्लूड हो सकता है। आ रहा है समझ? चलें अब इसको कॉल कैसे करेंगे, इसका तरीका देख लें। यहाँ पे यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड एक लॉन्ग आपका वेरिएबल, अगर आप वो बना के भी कॉल कर लें तो आपकी मर्जी है, अगर आप ऐसे कॉल करना चाह रहे हैं तो फिर भी आपकी मर्जी ही है। तो मैं ऐसा कर देता हूं, यहां पे आते हैं लॉन्ग l इज इक्वल टू i डॉट फैक्टोरियल, सही है। आपने क्या किया कि जो i है स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट है ना, इसको आपने पास कर दिया किसको, फैक्टोरियल को, यानी कि फैक्टोरियल की वैल्यू क्या दी हमने यहां से 5 दे दी। कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहां पे आप जैसे एरे वगैरह कॉल करवाते थे हमें वैसे ही कॉल करना है, फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 समथिंग ऐसे, फैक्टोरियल ऑफ 0 कॉमा इज 1, सही है। और उसके बाद ठीक, अच्छा उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे आके i डॉट रिजल्ट, ये क्यों देना है हमें, क्योंकि हमें i कॉमा आपके पास क्या है l है ना, वो दे दें, और यहां पे आपको कॉनकेटिनेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कॉनकेटिनेट,
सही हो गया। अब इसको कॉल करते हैं। अच्छा, कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल, हमने मेथड तो चूज किया, मैं कौन सा आएगा? अच्छा, आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे ये कॉल नहीं हो रहा, वी जस्ट हैव टू कॉल। देख लेते हैं क्या इश्यू है। एक्सेप्शन आ रही है, ठीक है। फैक्टोरियल 0 इज ठीक है भाई। अच्छा, हमें कॉमा ही देनी है यहाँ पे, वी डोंट हैव टू प्रोवाइड प्लस, ठीक है। ओके, अब एग्जीक्यूट करते हैं। Still exception process terminated due to stack overflow exception। चलें देख लेते हैं। ओके, तो गलती ये थी कि हमने यहाँ पे 5 दिया हुआ था, सिर्फ बताने के लिए मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पे आपको वेरिएबल देना है जिसकी वजह से वहाँ पे इशू आ रहा था। तो अब आप इसको एग्जीक्यूट कर लें तो आपका वो आउटपुट सही आएगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल ऑफ 5 कितना है आपके पास? 120 है। आप कभी भी कुछ भी मालूम कर सकते हैं। अभी आपके पास ये मेथड बन गया जो एक्सटेंशन मेथड है, और यहाँ पे आके आप क्या करोगे, जब भी इसको आपने एक्सटेंड करना है या जब भी किसी भी नंबर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो जस्ट क्या करें, यहाँ पे नंबर दे दें। क्या नंबर देना है आपको? 20 का फैक्टोरियल मालूम करना है तो आप 20 का भी मालूम कर सकते हैं। देखें आ रहा है 20 का, इसीलिए मैंने लॉन्ग रखा है उसका रिटर्न टाइप। सही है कि शायद कल को कोई यूजर ज्यादा वैल्यू भी जिसका फैक्टोरियल मालूम कर सकता है। सही है कि फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होता है तो ज्यादा आपकी जो है वो वैल्यू आती है, ठीक है। ये थे आपके पास एक्सटेंशन मेथड। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।